आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिहार स्टेट एग्जाम्स प्रिपरेशन चैनल पर। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि पादपों को 5 डिवीजन में बांटा गया है। वे 5 डिवीजन कौन कौन से हैं, वे डिवीजन किस आधार पर बांटे गए हैं, इस तरीके से पादप कंप्लीट हुए। अब है जो लास्ट टॉपिक है एनिमेलिया, जो विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया था, उसमें 5वां जगत एनिमेलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वर्ग में यूकैरियोटिक बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। यूकैरियोटिक है, इट मीन्स यहाँ पे कोई भी प्रोकैरियोटिक्स नहीं होंगे। बहुकोशिक लिखा हुआ, इट मीन्स यहाँ पे एक भी एक कोशिकीय जीव नहीं होंगे। और विषमपोषी मतलब सभी के सभी पोषण प्राप्त करने के लिए, आहार प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करेंगे, मतलब स्वयं का भोजन तैयार नहीं करेंगे। प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रिया नहीं होने वाली है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी कि कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाए जाएंगे। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। यहाँ पे अधिकतर लिखा गया है, अर्थात कुछ ऐसे भी जीव होंगे जो चलायमान नहीं होंगे, जैसे कि इसी में भी हम लोग आगे देखेंगे पोरीफेरा वर्ग के जो चलायमान नहीं होते हैं, वे एक जगह स्थिर रहते हैं। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया है। तो पूछा जाएगा कि एनिमेलिया जगत में किस आधार पर वर्गीकरण किया गया, तो शारीरिक संरचना और उसमें विभेदीकरण के आधार पर इसका आगे वर्गीकरण किया जाएगा। इस बात को समझने के लिए पहले इसको प्रयास कीजिए समझने का कि अभी तक हमने पांचों किंगडम के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और अभी एनिमेलिया पढ़ रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे किंगडम्स हैं। इस किंगडम्स के अंदर फाइलम है, फाइलम के अंदर क्लास है, क्लास के अंदर ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर फैमिली है, फैमिली के अंदर जीनस है और सबसे छोटे स्पीसीज है। तो इसका क्रम हमेशा याद रहना ही चाहिए। एग्जाम्स में इसका क्रम पूछ लेगा, बोलेगा घटते क्रम में लिखो तो घटते क्रम में ये लिखा गया है, बोलेगा बढ़ते क्रम में लिखो तो सबसे पहले सबसे नीचे वाला स्पीसीज आ जाएगा, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और फिर किंगडम। तो सबसे छोटा वर्ग है यहाँ पे स्पीसीज या जाति, और सबसे बड़ा वर्ग है यहाँ पे किंगडम यानी कि जगत। अभी हम लोग पोरीफेरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्र युक्त जीवधारी, जिनमें बहुत सारे छिद्र होंगे। अब ये छिद्र कैसे हैं, कहाँ हैं, ये देखेंगे हम लोग। ये अचल जीव हैं। अचल मतलब ये चल नहीं सकते हैं, ये चल नहीं सकते हैं, इसलिए ये अचल जीव हैं। जो किसी भी आधार से चिपके रहते हैं, मतलब इनको कोई सरफेस रहेगा उन्हीं पे ये चिपके रहेंगे। इनके पूरे शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। जो छिद्र पाए जाते हैं ये छिद्र दो तरह के होते हैं, एक छोटे छिद्र और एक बड़े छिद्र। छोटे छिद्रों के माध्यम से ये जल का अंतर्ग्रहण करेंगे और बड़े छिद्र के माध्यम से ये वो जो यूज किए हुए जल हैं, अपशिष्ट होते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। छोटे छिद्रों को ऑस्टिया कहते हैं और बड़े छिद्र को ऑस्कुलम कहते हैं, जो कि मैं फिगर में दर्शाऊंगा आपको। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े रहते हैं। ये जितने भी छिद्र हैं ये नाल प्रणाली के हिस्सा हैं। इसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। ये छिद्र हैं, उन्हीं छिद्र के माध्यम से शरीर के अंदर जल का अवशोषण होगा, अंतर्ग्रहण होगा, ऑक्सीजन लिया जाएगा और भोज्य पदार्थों का संचरण किया जाएगा इन्हीं छिद्रों के माध्यम से। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। तो यहाँ बाह्य कंकाल को समझना है। जैसे हम सब मानव हैं, हमारे अंदर अंतः कंकाल होता है, वैसे ये पोरीफेरा वर्ग के जंतुओं में बाह्य कंकाल पाया जाता है। कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनमें अंतः और बाह्य कंकाल दोनों ही पाए जाएंगे, जैसे कछुआ। कछुआ का जो शरीर होता है वो एक कवच या खोल के अंदर होता है, वो जो है उसका बाह्य कंकाल है, और इसके अंदर जो उसका शरीर रहता है उसमें भी कंकाल पाए जाते हैं। तो कुछ जंतुओं में आप अंतः कंकाल, बाह्य कंकाल दोनों ही देख सकते हैं। बाकी जो विकास क्रम में पहले आएंगे उन सब में बाह्य कंकाल होगा, और जैसे जैसे विकास क्रम आगे बढ़ता जाएगा उसमें कंकाल अंदर चला जाएगा। इनकी शरीर संरचना अत्यंत सरल होती है। ये सबसे सरलतम जंतु होते हैं, मतलब जंतु वर्ग है एनिमेलिया, ऑर्डर सॉरी किंगडम है, जगत है, और इसमें जो सबसे सरलतम जंतु होंगे वो यही कहलाएंगे। इनके ऊतकों का विभेदन नहीं होता है, अर्थात इनमें कोशिकीय स्तर की संरचना पाई जाएगी। इन्हें सामान्यतः स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। ये स्पंज होते हैं, जैसे स्पंज होते हैं जो समुद्री पाए जाने वाले स्पंज, वे स्पंज के नाम से जाने जाते हैं, और ये अधिकतर समुद्री आवास में ही पाए जाएंगे।
उदाहरण के लिए साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला इत्यादि ये इनके उदाहरण हैं। ये यहाँ पे यूप्लेक्टेला का फिगर बना हुआ है, आप ये यूप्लेक्टेला को देख सकते हैं। ये साइकॉन है। साइकॉन में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेड डॉट्स हैं, ये जो रेड डॉट्स मैंने बनाए हैं ये सब आपके ऑस्टिया हैं, जो कि छोटे छिद्र होते हैं। और यही जो बड़ा छिद्र है आप इसके मुंह के ऊपर देख सकते हैं, ये ऑस्कुलम है, जो बड़े छिद्र होते हैं। तो इनको देख के ध्यान रखना है कि ऑस्टिया और ऑस्कुलम जो है इनके नाल प्रणाली का हिस्सा है, और नाल प्रणाली के माध्यम से ही शरीर के अंदर जल प्रवेश करता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, भोज्य पदार्थ का संचरण होता है। इसे याद रखना है, ये इनकी विशेषता है, इस वर्ग की यही विशेषता है। और इसमें एक चीज़ और आपको समझना चाहिए कि इनमें असम्मिति पाई जाती है। असम्मित क्या होता है, अरीय सम्मित क्या होता है, द्विपार्श्व सम्मित क्या होता है, मैं इसको भी समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आपने मैथ्स वाले क्लास में देखा होगा कि सम्मिति क्या होती है, बट इसको समझने का एक प्रयास कीजिए। जैसे एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है डब्लू जो अक्षर है, इसको अगर ये इस सतह पे काट दिया जाए, इस सतह पे काट दिया जाए, तो ये एक दूसरे को पूरी तरीके से एक दूसरे से ढक लेते हैं। तो चूंकि ऐसा बस एक ही अक्ष है जिसमें काटने पर ये जो डब्लू है इसका आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूरी तरीके से ढक लेता है, तो ये द्विपार्श्व सममित स्ट्रक्चर है। वहीं एक अक्षर है ओ को आप किसी भी एंगल से काट सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अक्ष हो सकते हैं जिसके तहत आप काटिएगा इनको तो ये एक दूसरे को बराबर भागों में ढक ले, तो ये क्या है, अरीय सममित स्ट्रक्चर है। और असम्मित होता है जैसे कि जे स्ट्रक्चर है, इसको आप कहीं से भी काट लीजिए, ये बराबर भाग में एक दूसरे को कभी नहीं ढकने वाले हैं, तो ये असम्मित स्ट्रक्चर है। तो सममिति के आधार पर दो तरह की सममिति होंगी, एक सममिति, एक असम्मिति। असम्मिति में कहीं से भी काटिए उसका शरीर दूसरे भाग को नहीं ढकेगा, पूरी पूरी कवर नहीं करेगा। दूसरा होता है सम्मिति, जिसमें कवर करेगा। सम्मिति में भी दो तरह के होते हैं, द्विपार्श्व सम्मित और अरीय सम्मित। द्विपार्श्व सम्मित होता है जिसमें केवल एक अक्ष होगा जो उनके शरीर के आधे भाग को ढक देगा पूरी तरीके से। और अरीय सम्मित में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे अक्ष होंगे, एक से अधिक अक्ष होंगे जो दूसरे भाग को आधे आधे भाग को ढक लेगा, तो उसको अरीय सम्मित कहते हैं। तो ये कंसेप्ट याद रहना चाहिए, समझना चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि पोरीफेरा में कैसा होता है, तो पोरीफेरा में असम्मिति पाई जाती है। इनका स्ट्रक्चर आप देख करके भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इनको देख करके लग ही रहा है कि ये एक दूसरे को पूरा कंप्लीटली ढक नहीं पाते हैं, तो ये असम्मिति है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा एक्सिस नहीं है, कोई भी ऐसा अक्ष नहीं है जो इनके शरीर के आधे भाग को पूरा ढक ले। आगे है सिलेंट्रेटा। ये जलीय जंतु हैं, सिलेंट्रेटा भी जलीय हैं, पोरीफेरा भी जलीय हैं। ये सबसे सरलतम जंतु हैं पोरीफेरा, उनसे विकास क्रम में आगे हैं सिलेंट्रेटा, ये भी जलीय हैं। इनका शारीरिक संगठन उत्तकीय स्तर का है। जहाँ पोरीफेरा में कोशिकीय स्तर का था, वहीं सिलेंट्रेटा में उत्तकीय स्तर का है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। देह गुहा का मतलब है शरीर के अंदर का वो कैविटी, वो खाली स्थान, उसी को गुहा बोलते हैं। इनकी शरीर कोशिका की दो परतों, आंतरिक और बाह्य परत का बना होता है। यानी कि ये दो कोरिक होते हैं, द्विकोरिक और त्रिकोरिक क्या होता है, जब जैसे कि एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा, तो इसके अंदर एक एक ये है और एक ये दो लेयर है। अगर इसी के साथ एक और स्ट्रक्चर आ जाए और एक और स्ट्रक्चर आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, मतलब ये दोनों सेम है, और एक यहाँ का लेयर है और एक अंदर का लेयर है। तो इट मीन्स कि इसमें तीन अंदर अंदर लेयर, अलग अलग लेयर्स होंगे। तो उसी को द्विकोरिक और त्रिकोरिक समझाना चाह रहा है। सबसे बाह्य परत को बाह्य परत बोलेंगे, आंतरिक परत को आंतरिक परत बोलेंगे, और किसी किसी जंतु में मध्य के परत भी पाए जाएंगे जिनको मिसोडर्म बोलेंगे। लेकिन सिलेंट्रेटा में आपको मध्यवर्ती परत नहीं पाए जाते हैं, ये केवल दो परत पाए जाएंगे, आंतरिक और बाह्य परत। और जिनमें आंतरिक और बाह्य परत पाए जाते हैं केवल, उनको द्विकोरिक जंतु कहते हैं। इनकी कुछ जातियां समूहों में निवास करती है, कुछ जातियां जो है वो समूह में रहते हैं, जैसे कि कोरल, और कुछ जो है एकाकी रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा। कोरल को आप जानते होंगे, जैसे प्रवाल जिसको बोल सकते हैं कोरल। ये कोरल जो है इससे बना हुआ हमारे यहाँ का लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है, ये कोरल पे बना हुआ है।
दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। मतलब ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र देखिएगा, उसके उत्तर पूर्वी समुद्री क्षेत्र में आपको मिलेगा। चूंकि ये समुद्री है, समुद्र में ही केवल पाए जाएंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। हाइड्रा एकाकी जीव है, मतलब वो अकेले रहेगा। वहीं कोरल जो है वो समूहों में रहते हैं, मतलब ये समूह में रहने वाले जीव हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश, ये सभी आपको सिलेंट्रेटा के उदाहरण हैं। आगे देखिए, इसमें कुछ का कोशिकांग वगैरह भी पूछ सकता है कभी कभार, तो इसको देखिएगा। इसमें स्पर्शक पाए जाएंगे, इनमें स्पर्शक की उपस्थिति होगी ही होगी। स्पर्शक को निडोब्लास्ट भी कहते हैं। निडोब्लास्ट के कारण इस वर्ग को निडेरिया भी कहा जाता है। तो इसको सिलेंट्रेटा कह रहे हैं, उसको निडेरिया भी कहेंगे, क्योंकि इनमें निडोब्लास्ट होते हैं। नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थीज। पूर्व वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। मतलब जैसे जैसे विकास क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे, सरलता कम होती जाएगी और जटिलता बढ़ती जाएगी। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, मतलब इनके शरीर में केवल एक अक्ष ऐसा होगा जहाँ पे काटा जाए तो एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरीके से ढक लेगा। अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना एक समान होती है। एक ही वर्ग है जो दाएं बाएं भाग में बांटेगा, एक ही अक्ष है। अर्थात इनका शरीर त्रिकोरिक होता है। जिससे त्रिकोरिक का मतलब हुआ कि इनमें आंतरिक और बाह्य परत तो होंगे ही होंगे, उसके साथ मध्यवर्ती परत भी पाया जाएगा। और इनका शरीर जो है वो 3 कोशिकीय स्तर में बटा होता है। इनका शरीर में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के अस्तर बनते हैं और इनमें कुछ अंग भी बनते हैं, अर्थात इनकी अंग स्तर की संरचना होगी। सबसे पहला जो पोरीफेरा था उसमें कोशिकीय स्तर की थी। सिलेंट्रेटा या निडेरिया उनमें उत्तक स्तर का हुआ था, और यहाँ पे अंग स्तर का अंग स्तर का संरचना पाया जाएगा। इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। जिनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है उनको अगुहीय जंतु कहते हैं। अगुहीय जंतु। इनमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके तो इनमें देह गुहा नहीं है। इनका शरीर पृष्ठधारीय और चपटा होता है, इसलिए इनको चपटे कृमि भी कहा जाता है। तो ये चपटे होते हैं, इनका पृष्ठधारीय, देखिएगा जमीन से ये चिप मतलब जहाँ से टच करते हैं वहाँ पे चपटे रहते हैं, इसलिए इनका शरीर जो है वो चपटा कृमि कहलाएगा। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जीव तथा लीवर फ्लूक जैसे परजीवी, मतलब इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो स्वच्छंद होंगे, खुद से अपना रहेंगे, खुद पे डिपेंडेंट रहेंगे। और एक है जो परजीवी हैं। परजीवी का तात्पर्य होता है दूसरों पर आश्रित रहने वाले, दूसरों से पोषण प्राप्त करके उनका घाटा और अपना फायदा उठाने वाले, इनको परजीवी कहा जाएगा। आगे है, इसमें आप प्लेनेरिया को देख सकते हैं, लिवर फ्लूक को देख सकते हैं, टेपवर्म जो है। लिवर फ्लूक को फेसियोला भी कहा जाता है, लिवर फ्लूक को ही फेसियोला भी कहेंगे। और लिवर फ्लूक जो है वो भेड़, बकरी, सुअर, इन सब के आंतों में पाया जाता है, इसलिए नाम ही है लिवर फ्लूक। आगे है टेपवर्म। टेपवर्म भी देख सकते हैं कि चपटा ही होता है। टेप जो हम लोग सेलो टेप चिपकाते हैं वो भी चपटा होता है, इसलिए चपटे कृमि से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। प्लेनेरिया देखिए प्लेन है, एकदम प्लेन है, अर्थात वो चपटा कृमि है। ये इसमें थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस देख रहे हैं तो वो चपटे कृमि है। वहीं एस्केल्मिन्थीस के बारे में जब पढ़ा जाएगा तो वो गोल कृमि होंगे। तो उसमें उनके नामों में भी कुछ ऐसा हम लोग लॉजिक लगा लेंगे जिससे याद कर पाएंगे कि ये किन के उदाहरण हैं। कई बार सवाल में पूछ लिया जाता है प्लेनेरिया क्या है, ऑप्शन में रहेगा प्लेटीहेल्मिन्थेस भी, एस्केल्मिन्थेस भी। तब आपको ढूंढना होगा, आपको लॉजिक लगाना होगा। अच्छा, प्लेन सतह है, प्लेन मतलब चपटा सतह हो गया, अच्छा ये प्लेटीहेल्मिन्थेस होंगे। तो इस तरीके से लॉजिक लगाते हुए पढ़ेंगे तो फिर याद भी होता रहेगा। नेक्स्ट है निमेटोडा। ये भी त्रिकोरिक जंतु होते हैं। इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। इनका बेलनाकार होता है। इनके देह गुहा को कूट सिलोम कहते हैं, मतलब इनमें जो देह गुहा पाई जाएगी उसको कूट सिलोम कहा जाएगा। इनमें उत्तक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। मतलब कुछ कुछ ऐसे अंग तंत्र हैं जो कि पूर्ण विकसित होंगे, कुछ कुछ अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होंगे। इनका शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होता है। त्रिकोरिक अर्थात यहाँ पे 3 स्तर पाए जाएंगे, आंतरिक, बाह्य और माध्यमिक, मध्यवर्ती परत। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं।
यहाँ देखिए जब प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ स्वच्छंद भी थे और कुछ परजीवी थे, लेकिन यहाँ पे अधिकांशतः परजीवी होंगे निमेटोडा में। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। तो जब ये परजीवी होते हैं तो ये दूसरे जिन पे ये आश्रित होते हैं, जो इनके होस्ट होते हैं, उनमें ये रोग उत्पन्न करवाते हैं। उदाहरण के लिए गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि। ये फाइलेरिया कृमि को तो हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं। फाइलेरिया यानी कि हाथी पाँव रोग। फाइलेरिया जो होता है वो वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई कृमि के कारण होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये सभी हम लोग कृमि पढ़ रहे हैं। कृमि के कारण होने वाला रोग है फाइलेरिया। नेक्स्ट है, इसमें एक खास बात है कि इसमें जो मादा की लंबाई होती है वो नरों की अपेक्षा अधिक होती है। तो निमेटोडा या एस्केल्मेंथीस, निमेटोडा को ही एस्केल्मेंथीस भी कहते हैं। निमेटोडा या एस्केल्मेंथीस में एक विशेष गुण यह है कि इनकी मादाएं नरों की अपेक्षा अधिक लंबी होती हैं। और ये देखिए वुचरेरिया का बना हुआ है, यही वुचरेरिया का जो कृमि है ये मनुष्य में फाइलेरिया नामक रोग को पैदा करता है। नेक्स्ट देखते हैं एनेलिडा। एनेलिडा जंतु द्विपार्श्व सममित एवं त्रिकोणिक होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है। इसमें वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित होते हैं तथा अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप से उपस्थित होती है। तो इनका शरीर जो है खंड खंड में बटा होता है। जैसे आप केंचुआ को देखिएगा तो उनका शरीर में बहुत सारे खंड देखेंगे, आपको बहुत सारे धारियां लाइन 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 दिखाई जाएंगी। तो ये सब क्या है, खंडित जीव होते हैं। जलीय एनेलिड अलवण और लवणीय दोनों जल में पाए जाते हैं। तो इनमें कुछ जलीय होंगे और कुछ स्थलीय होंगे, और जो जलीय होंगे तो वो लवणीय और अलवणीय जल दोनों में ही जीवित रह सकते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। तो इनमें भी अंग तंत्र स्तर का संरचना पाया जाएगा। ये जलीय और स्थलीय दोनों ही होते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ, नेरिस, जोंक, आप इन सभी को देख सकते हैं कि ये जल में भी पाए जाते हैं और आपको स्थल पर भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जोंक को जान रहे हैं, जोंक को हिरुडिनेरिया कहते हैं। जोंक हमारे सामान्य भाषा में बोलेंगे हिरुडिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। आपसे ये अक्सर अपेक्षित रहता है कि ये हिरुडिनेरिया वर्ड से आप परिचित हों। कारण इसका ये है कि शरीर में, हमारे मानव शरीर में दो तरह के पाए जाते हैं प्रोटीन। एक प्रोटीन जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, जैसे ही शरीर में कट लगता है और वो रक्त का थक्का बना देता है ताकि अधिक से अधिक रक्तस्राव को रोका जा सके। और एक ऐसा व्यंजक भी पाया जाता है, एक ऐसा प्रोटीन भी पाया जाता है जो शरीर के अंदर रक्त प्रवाह में कहीं रक्त जम ना जाए तो उसको जमने से रोकने के लिए हेपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये हेपेरिन नामक प्रोटीन का केवल एक कार्य है कि रक्त का कहीं भी शरीर के अंदर थक्का ना जम जाए, बेवजह का थक्का ना जम जाए, जिससे कि ब्लॉकेज के कारण आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए हेपेरिन पाया जाता है। और जोंक, जब आप, जोंक एक परजीवी है। जोंक अगर किसी को काटा होगा तो पता चलेगा कि वो काट लेता है, वो बहुत सारा खून चूस लेता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। और वो इतने समय तक खून चूस कैसे लेता है, आधे आधे घंटे तक अगर आपके पैर में चिपक गया तो लगा रहेगा। इसका कारण ये है कि इसके पास एक हिरुडीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और ये जब आपके, इनके पास दो चीज़ होते हैं। एक, जहाँ पे ये कट लगाते हैं वहाँ पे जैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, कोई भी चीज़ के उपचार से पहले, जब आपको सर्जरी किया जाएगा उससे पहले एनेस्थीसिया दिया जाएगा, शून्य किया जाएगा ताकि आपको पता ही ना चले। वैसे ही जोंक के पास एक स्पेशल क्षमता ये है कि वो पहले एनेस्थीसिया का प्रयोग करता है और कट लगाता है, और उसके बाद धीरे 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 हीरोडीन का स्राव करता है और रक्त को पीता रहता है। और ये जो है हीरोडीन, ये हीरोडीन रक्त का थक्का बनने नहीं देता है, जिस कारण से इसको लगातार कंटिन्यूस फ्लो मिलता रहेगा और ये रक्त को पीता रहेगा। और जब इसका पेट भर जाएगा तब भी लटका वहीं रहेगा, फिर आपको दिखाई देगा तो फिर आपको इसको हटाइएगा। तो यही जोंक है, इसलिए ये बहुत अद्भुत प्राणी है। इससे बहुत सारा सवाल भी बनता है। केचुआ, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। और आगे एक नेरिस, ये सभी में आए हमने, ये सब हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं एनेलिडा में। नेक्स्ट है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जब सबसे बड़ा संघ कह रहे हैं मतलब ये किंगडम एनिमिलिया में सबसे बड़ा कोई संघ है तो वो कौन है, ऑर्थोपोडा है। इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, अर्थात शरीर का अगर बीच से काटा जाए तो लेफ्ट और राइट दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे।
शरीर खंडयुक्त होता है, मतलब इनके सिर, वक्ष और गुहा तीनों अलग अलग होते हैं, पाद, सिर और गुहा। अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है, सॉरी, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मतलब इनमें से कि हम लोग क्या नस पाए जाते हैं, शिराएं होती हैं, धमनियां होती है, वैसे तरह का कोई सिस्टम नहीं है, खुला परिसंचरण तंत्र है, ऐसे ओपन में रहेगा। और रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। देह गुहा रक्त से भरी होती है, जो इनका शरीर का खाली स्थान है वो रक्त से भरा रहता है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाएंगे, ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण है झींगा, जिनको प्रॉन कहते हैं, बहुत लोग खाते हैं जो मांसाहार करते हैं। तितलियां हो गई, मक्खी हो गया, मकड़ी हो गया, बिच्छू हो गया, केकड़े हो गए, ये सब ऑर्थोपोडा के ही उदाहरण हैं। ऑर्थोपोडा में भी हमें 4 वर्ग देखना है: क्रस्टेशियन, मीरियापोडा, एरेक्निडा और इंसेक्टा। तो कुछ होंगे इनमें से जो क्रस्टेशियन में आएंगे, जैसे कि झींगा। मकड़ी जो है वो एरेक्निडा में आता है। और ऐसी तरीके से मीरियापोडा में आपको वो कनगोजर जिसको कह सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सभी आपको ध्यान रखना है। और मक्खी वगैरह हो गई, ये इंसेक्टा में आएंगे, तितली वगैरह इंसेक्टा में आते हैं। इसके बारे में मैंने अभी, जब मैं पूरा कंप्लीट करके इसका शॉर्ट नोट्स में समझाऊंगा तो वहाँ पे कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोलस्का। मोलस्का में भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इसकी देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्का जंतुओं में कवच में पाए जाते हैं, मतलब इनमें देखिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच है। आप देखिएगा, उदाहरण दूंगा तो आप समझ जाइएगा। इससे घोंघा, घोंघा में देखते हैं वो बना होता है खोल उसके ऊपर गोल सा, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। सीप, सीप भी क्या है, मोलस्का में आएगा, इत्यादि। कुछ इनमें खुली संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे पाए जाते हैं, मतलब ये इनमें उत्सर्जनी अलग से ही एक उत्सर्जन तंत्र है, गुर्दा। काइटॉन, ऑक्टोपस, घोंघा और यूनियो इनके कुछ उदाहरण हैं, लेकिन इसमें एक उदाहरण में नहीं लिखा हुआ है जो कि आपको समझना है। पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा मोलस्का आकार में कौन होता है, स्क्विड होता है। तो मोलस्का के बारे में एक और खास बात, जिस तरीके से ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो ये सेकेंड सबसे बड़ा संघ है मोलस्का, सेकेंड नंबर पे मोलस्का आता है। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। ग्रीक वर्ड है इकाइनस। इकाइनस का मतलब होता है वाहक, जाहक या हेजहॉग, तथा डर्मा का अर्थ होता है त्वचा। अर्थात इन जंतुओं की जो त्वचा है वो कांटों से आच्छादित रहती है। जाहक मतलब बहुत सारे सूक्ष्म कांटे। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु होते हैं, मुक्त जीवी, मुक्त में रहेंगे, किसी भी परजीवी नहीं बनेंगे। ये देह गुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु हैं, देह गुहा भी पाई जाएगी और त्रिकोरिक भी हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलने में सहायक होता है। याद कीजिए, नाल तंत्र आपको वहां पे मिल रहा था पोरीफेरा में, बट वहां पे चलन नहीं था। और इकाइनोडर्मेटा में जो नाल तंत्र पाया जा रहा है ये चलने में भी सहायता कर रहा है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। जो इनमें बहुत सारे कांटे होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे, इनमें जो कंकाल होगा वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। उदाहरण के लिए स्टारफिश, समुद्री अर्चिन इत्यादि, जो कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, यही है। इनमें अरीय सममिति पाई जाती है, अरीय सममित होते हैं ये। अरीय सममित मतलब ऐसे बहुत सारे अक्ष होंगे जो इनके शरीर को 2 बराबर भागों में बांट देंगे। नेक्स्ट है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरिक और देह गुहा युक्त जंतु होते हैं। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण भी दर्शाते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा यहाँ से पहले तक में जो भी हैं वो बहुत, मतलब ज़्यादा विकसित नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा से विकास क्रम बहुत बढ़ने लगेगा क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड की उपस्थिति देखी जाएगी। जैसा कि नोटोकॉर्ड में ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। तो क्या सभी अवस्थाओं में उपस्थित रहेंगे? नहीं, सभी अवस्थाओं में उपस्थित नहीं रहेंगे, लेकिन जीवन की कुछ अवस्थाएं, जैसे हो सकता है कि इनके जन्म के समय, जब भ्रूण रहेंगे उस समय, या बुढ़ापे यानी कि पौधावस्था में हो सकता है दिख जाए। तो मतलब किसी न किसी अवस्था में आपको इनमें नोटोकॉर्ड की उपस्थिति देखने जरूर मिलेगी। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है जो जंतु के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका तंत्र को आहार नाल से अलग करता है। तो ये एक प्रोटोकॉर्डिडा बेलेनोग्लोसस का उदाहरण दिया हुआ है। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको
बीच में ही आपको दिखाया जा रहा है इसका नोटोकॉर्ड। यह पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करता है जिससे चलन हो सके। प्रोटोकोडेटा जंतु में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं रह सकता। जैसा पहले कहा जाए, कुछ ही अवस्थाओं में देखने को मिलेगा, सभी अवस्थाओं में देखने को नहीं मिलेगा। ये समुद्री जंतु हैं। उदाहरण के लिए बेलेना ग्लोसस, हर्डमेनिया, एम्फियोक्सस। तो इन सब का उदाहरण भी याद रखना है क्योंकि इनसे उदाहरण से भी प्रश्न बनते हैं। और सबसे लास्ट है वर्टिब्रेटा या कशेरुकी, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर सब अभी तक जितने भी पढ़े उनमें से सबसे अधिक प्रश्न किसी से आने के चांसेस हैं तो वो वर्टिब्रेटा से ही आने के चांसेस हैं। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है, इनमें पाए जाएंगे। इनमें मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाए जाने के कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग अलग होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं जो इन्हें चलने में सहायक होती हैं। हमने उत्तक में भी पढ़ा था कि पेशीय उत्तक है जो शरीर को परिचालन में सहायता करती है। यहाँ पे भी पेशियां का ही कार्य है। पेशीय उत्तकों से पेशियां बनती है और जो चलने में सहायता करती हैं। वर्टिब्रेट्स द्विपार्श्व सममित त्रिकोरिक देह गुहा वाले जंतु हैं। इनमें उत्तकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाएगा। इनमें कॉम्प्लेक्स विभेदन होगा जो कि हम लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। जो हमारा मानवीय शरीर है और एक केंचुए का शरीर, इसमें कितना अधिक जटिलता बढ़ गया है विकास क्रम में आगे आने पर, तो वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। सभी कशेरुक जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए ही जाएंगे। जब कोई कशेरुकी की बात होगी तो उनमें नोटोकॉर्ड्स उपस्थित होगा ही। पृष्ठ नलीय कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु पाया ही जाएगा। त्रिकोरिक शरीर होगा ही होगा। युग्मित क्लोम थैली पाए ही जाएंगे और देह गुहा होगा ही होगा। वर्टिब्रेटा को फर्दर 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। याद रखिए, हम लोग एनिमेलिया जगत पढ़ रहे थे, उसमें से संघ वर्टिब्रेटा पे आए और वर्टिब्रेटा को भी 5 भागों में बांटा जाएगा, उसमें हम लोग आगे देखेंगे। एक है साइक्लोस्टोमेटा। ये साइक्लोस्टोमेटा जो है वो जबड़े रहित कशेरुकी हैं। इनके पास जबड़ा नहीं पाया जाता है। जैसे हमारे पास निचला जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, ये अलग अलग होता है, इनमें जबड़ा नहीं पाया जाएगा। इनकी मुख्य विशेषता लंबे ईल के आकार के, मतलब जैसे लंबा ईल होता है, सांप जैसा दिखने वाला समुद्री मछली टाइप का है वो, गोलाकार मुख होगा इनका एवं शल्क रहित चिकनी त्वचा होगी। इनमें शल्क नहीं पाया जाएगा। शल्क जो होता है वो बाह्य कंकाल का एक उदाहरण है, इनमें शल्क नहीं पाए जाएंगे। ये बाह्य परजीवी होते हैं। बाह्य परजीवी जैसे जो बाहर रहता है, शरीर के बाहर रह पे उस पर डिपेंड रहने वाले, जैसे जूं है। जूं है वो बाह्य परजीवी है। बहुतों के सिर में पाए जाते हैं जूं, तो वो क्या है, बाह्य परजीवी है। इसी तरीके से ये जो है पेट्रोमाइजॉन या जो कि साइक्लोस्टोमेटा वर्ग में आते हैं, ये बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुकी से संबद्ध हो जाते हैं, मतलब ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे पेट्रोमाइजॉन या लैम्प्रे बोलेंगे इसको, मिक्सिन या हैगफिश बोलेंगे इसको। तो ये सब ध्यान रखना, ये साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत ही आएंगे। नेक्स्ट है मत्स्य। ये मछलियां हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगह पर पाए जाएंगे। ये प्योर मछलियां ही हैं। इनकी त्वचा शल्क यानी कि स्केल्स अथवा प्लेटों से ढकी होती है तथा ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती हैं। उनमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए उस पूंछ का इस्तेमाल करेंगी। इनका शरीर धारा रेखीय होता है और इनका श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं और उन्हीं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ये अपने गल्फर के माध्यम से अलग कर लेती हैं और अपना शरीर का आगे श्वसन वगैरह क्रिया करेंगी, आगे पाचन वगैरह होगा। ऑक्सीजन का तो शरीर में बहुत सारा इस्तेमाल है। ये असमतापी होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड न्यू आया, असमतापी। असमतापी वर्ड का तात्पर्य है कि इनका शरीर का खुद का कुछ ऊष्मा या खुद का कुछ ताप परिसर नहीं है। ये बाह्य तापमान के अनुसार इनके शरीर का अंदर का तापमान भी बदल जाता है। जैसे मछलियां को आप कोल्ड वेदर में भी रखिएगा तो वो जीवित रह जाते हैं क्योंकि वो बाहर के तापमान के हिसाब से खुद को एडॉप्टेबल बना लेते हैं। वहीं एक जो मनुष्य है, कोई जंतु में आएंगे जैसे स्तनधारियों में, आप देखिएगा कि उनका शरीर एक फिक्स्ड ताप परिसर में ही जीवित रह सकता है। जैसे मनुष्य है तो वो 95 से लेकर के 105-106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जीवित रह सकता है। उससे अगर कम हुआ या 106 डिग्री से फ़ारेनहाइट से अगर अधिक हुआ तो व्यक्ति की मृत्यु तय है।
तो इसका ये कारण है कि हम लोग समतापी जीव हैं, मतलब बाहर का तापमान अगर 0 डिग्री सेल्सियस भी है लेकिन शरीर का तापमान आपका वही फिक्स रहेगा। 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर आपका शरीर का फिक्स है, उससे अधिक अगर होगा तो आपकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन वहीं मछलियां हैं जो कि 0 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर के पानी में भी जीवित रह सकती हैं, और 50 डिग्री सेल्सियस वाले खौलते हुए पानी में, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बाह्य तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से होता है, वहाँ पे भी मछलियाँ जीवित रह लेती हैं। इसका कारण है ये असमतापी हैं। ये इनका शरीर जो है वो बाह्य पर्यावरण के तापमान पर डिपेंड करता है। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है, इनमें हृदय पाया जाएगा, और हृदय भी होगा तो द्विकक्षीय होगा, 2 कक्षा होंगे उनमें। ये अंडे देते हैं। कुछ मछलियों में के कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, और ऐसे मछलियों को कॉन्ड्रिक्थिस कहा जाता है, कॉन्ड्रिक्थिस, जिनमें केवल उपास्थि का बना हुआ कंकाल पाया जाएगा, उन्हें कॉन्ड्रिक्थिस कहते हैं, जैसे शार्क। और अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, इनको ऑस्टियोक्थिस बोलते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस मतलब जिसमें, देखिए कॉन्ड्रिन वर्ड याद कीजिए, ये उपास्थि से जुड़ा हुआ शब्द है। तो कॉन्ड्रिन उपास्थि, तो यानी कि कॉन्ड्रिक्थिस उपास्थि से बना हुआ कंकाल, केवल उपास्थि होगा, कोई भी अस्थि नहीं होगा। लेकिन जो अस्थि से बने हुए कंकाल वाले होते हैं उन्हें ऑस्टियोक्थिस कहेंगे, जैसे ट्यूना, रेहू इत्यादि। यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं, ये अलग अलग मत्स्य का उदाहरण है। इनमें लायन फिश, कई बार पूछने में इन सब का भी वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आप इसे याद करके रिमेम्बर कर सकते हैं तो ठीक है, कि बिल्कुल कीजिए। यहाँ पे स्क्लियोडॉन या डॉग फिश है। ये डॉग फिश से बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। डॉग फिश क्या है? तो स्क्लियोडॉन को ही डॉग फिश कहा जाता है। इससे प्रश्न बना हुआ है बहुत सारा, इसको ध्यान रखना। ये लेबियो रोहिता है। लेबियो रोहिता का मतलब हो गया रोहू मछली। ये हिप्पोकैम्पस है, ये समुद्री घोड़ा इसको कहा जाएगा। उड़न मछली को एक्सोसिट्स कहते हैं। एक्सो मतलब बाहर निकलने वाला, तो देखिए ऐसी मछली है जो उड़ के बाहर निकल जाती है, तो एक्सोसिट्स ऐसे करके याद रख सकते हैं। एनाबॉस को क्लाइंबिंग पर्च कहा जाता है। तो इन तीनों का तो एटलीस्ट ध्यान रखना है। लेबियो रोहिता रोहू मछली का, नर हिप्पोकैम्पस बोलते हैं समुद्री घोड़ा को, और एक्सोसिट्स बोलते हैं उड़न मछली को। इन तीनों का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, इनसे सवाल बनते हैं। नेक्स्ट वर्ग है जल स्थलचर या एम्फीबिया। ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं, मतलब मछली से ये अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते हैं। जैसे मछलियों में शल्क यानी कि बाह्य कंकाल था, इनमें नहीं है। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं, तथा हृदय त्रिकक्षीय होता है। मछलियों में द्विकक्षीय था, यहाँ पे त्रिकक्षीय है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। वृक्क पाए जाते हैं, वृक्क इनमें होंगे। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होगा। इनमें क्लोम भी होंगे और फेफड़े भी होंगे। इनकी जीवन की अन्य अवस्थाओं में इनका इस्तेमाल होगा। ये अंडे देने वाले जंतु हैं। ये जल तथा स्थल दोनों पर ही जीवित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक, सैलामेंडर, टोड इत्यादि, ये सभी एम्फीबियंस के उदाहरण हैं। ये इसके नेक्स्ट आते हैं सरीसृप। ये असमतापी जंतु हैं। इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनमें केवल फेफड़े पाए जाएंगे। हृदय सामान्य त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। मतलब सामान्यतः अगर आप बात करें तो सरीसृप में हृदय 3 कक्षीय ही होगा, लेकिन एक स्पेसिफिक है मगरमच्छ, उनमें 4 कक्षीय पाया जाता है। इनमें वृक्क पाया जाता है। ये भी अंडे देने वाले प्राणी होते हैं, मतलब अंडा देते हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं, तथा जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सभी सरीसृप के उदाहरण हैं। सांप वगैरह जितने भी किंग कोबरा वगैरह इन्हीं के उदाहरण हैं। उड़ने वाली छिपकली को ड्रैको कहते हैं, ये भी इन्हीं के उदाहरण हैं। जो हमारे घरेलू छिपकली वगैरह, ये भी इसी के उदाहरण हैं। और इसके बाद आता है पक्षी। ये समतापी प्राणी हैं। मतलब समतापी प्राणी का मतलब इनके शरीर का जो तापमान है वो एक ताप परिसर के बीच ही पाया जाएगा। उससे अधिक या कम होने पर इनकी अस्तित्व को खतरा है। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इनमें 4 अलग अलग चैम्बर्स पाए जाएंगे हार्ट में। 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हमारे पास हाथ है, तो इनमें समजात अंग के रूप में इनमें पंख पाए जाते हैं।
शरीर परों से ढका होता है और श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा जाता है। तो जितने भी पक्षियां हैं वो पक्षी या पीसी इसमें पक्षी वर्ग में पाए जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग पक्षियों को। ये ऑस्ट्रिच है, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। कबूतर, गोरैया, कौवा, ये सभी पक्षियों के उदाहरण हैं। और सबसे लास्ट है स्तनपायी। ये भी समतापी प्राणी है। इनमें हृदय 4 कक्षीय होगा। पक्षियों में भी 4 कक्षीय ही था। मछली में 2 कक्षीय और उभयचर और सरीसृप में 3-3 कक्षीय। लेकिन एक सरीसृप में स्पेसिफिक था मगरमच्छ, उसमें 4 कक्षीय था। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल, श्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। बाल भी पाए जाएंगे त्वचा पे। श्वेद यानी कि पसीने की, और तेल मतलब वसा के निकलने वाली भी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। मतलब ये शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज कहलाते हैं। तो जो भी शिशुओं को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। जो अंडों को जन्म देते हैं वे अंडज कहलाते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद हैं। कुछ जो स्तनपायी हैं वो अपवाद होते हैं क्योंकि वो अंडे भी देते हैं, जैसे एकिडना और प्लेटिपस। अर्थात विकास क्रम में ये अन्य स्तनधारियों से पीछे हैं। कंगारू जैसे कुछ स्तनपाइयों में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। अर्थात ये अर्ध विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं और उसके बाद उनको बाह्य थैली मार्सुपियम में रखते हैं, जैसे कंगारुओं में पाया जाता है। उस कंगारू में देखिएगा कि मार्सुपियम थैली के अंदर ही बच्चा बड़ा होता है, और जब पूर्ण विकसित हो जाएगा उसके बाद ही बच्चा बाहर निकल पाता है। इसमें उदाहरण है व्हेल। व्हेल देखते हैं, देखने में मछली से दिख रही है लेकिन ये स्तनधारी है। नेक्स्ट है बिल्ली, मनुष्य, चूहा, चमगादड़, ये सभी स्तनपाइयों के उदाहरण हैं। अब इसमें कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग में क्या अंतर है? एनेलिडा और ऑर्थोपोडा जंतुओं में किस प्रकार भिन्न है? ये सब आप जस्ट बताया मैंने, इसको आप बनाइएगा खुद से, अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा। नेक्स्ट है नाम पद्धति, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कारण इसका समझिएगा, क्योंकि एक ही चीज़ों का अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामकरण हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम से दूर हटने के लिए वैज्ञानिकों ने इनका एक वैज्ञानिक नाम रख दिया जो कि पूरे विश्व में यूनिवर्सल है। जीवों के वर्गीकृत नाम की क्या आवश्यकता है? कैरोलस लिनियस, कार्ल वॉन लिने का जन्म स्वीडन में हुआ था। कैरोलस लिनियस के बारे में जानना जरूरी है। यह पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन पौधों के अध्ययन में इनकी खासी दिलचस्पी थी। 22 वर्ष की आयु में पौधे पर उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ। एक धनी अधिकारी के यहाँ नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधे की विविधता का अध्ययन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तकें लिखी, जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। इस विषय पर उनके 14 शोध पत्र भी प्रकाशित हुए। उनके द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधे को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे उनकी पहचान हो सके। तो यहाँ पे सिस्टेमा नेचर पुस्तक के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये किसने लिखा है। ये कैरोलस लिनियस ने लिखा है। कह रहा है नामकरण की जरूरत क्यों पड़ी? इनमें से सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग हैं। चीता के नाम अलग अलग लैंग्वेज में अलग हैं। इंग्लिश में कुछ और बोलेंगे, जर्मन में कुछ और बोलेंगे, इटालियन में कुछ और बोलेंगे, रशियन में कुछ और बोलेंगे, चाइनीज में कुछ और बोलेंगे। मतलब अगर भाषा बदल रही है तो उसका जो स्थानीय नाम है वो बदल जाएगा। इसलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा हो तो हो सकता है कि दूसरी भाषा जानने वाला समझ ही ना पाए। इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर किया। उसी प्रकार हल किया जैसे विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेत में निरूपित करने के लिए किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन को H लिखिएगा तो ये विश्वव्यापी है। आप कहीं पे भी H लिखिएगा, H2 लिखिएगा या N2 लिखिएगा या O2 लिखिएगा तो किसी को भी समझ देख के समझ में आ जाएगा ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में बातचीत चल रही है। इसी प्रकार किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है। पूरे संसार में वह उसी नाम से जाना जाता है। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं उसे सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। तो सबसे पहले नाम पद्धति की शुरुआत किसने की थी? कैरोलस लिनियस ने 18वीं शताब्दी में। अब यहाँ पे वापस से इसका ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं।
नाम पद्धति प्रणाली जीवों की एक दूसरे से में पाए जाने वाली समानता और असमानता पर भी निर्भर करती है। आप नाम देख करके समझ जाइएगा कि इनकी जाति अलग है या वंश अलग है या क्या है, आप देख कर समझ जाइएगा। हालांकि नाम पद्धति में हम जीवों के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते। जो क्रम था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस,